नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे हृदय से स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आई हूँ वो है पेरेटो का सर्कुलेशन ऑफ इलीट थ्योरी, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल चेंज के कंसेप्ट को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा और अब सोशल चेंज के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी में पेरेटो की साइक्लिक थ्योरी के क्रम में सर्कुलेशन ऑफ इलीट थ्योरी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दूसरों से शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे मनोबल को यूं ही बढ़ाते रहिए। तो आज का टॉपिक है विल्फ्रेडो पेरेटो। कंप्लीट नेम हम अगर विल्फ्रेड पेरेटो का देखेंगे तो मार्क्विस विल्फ्रेडो फ्रेडेरिको डेमेसा पेरेटो, ये नाम उनके माता और पिता के नाम को लेकर के बना हुआ है। जब भी हम लोग किसी थिंकर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनके लाइफ स्केच को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट लाइफ स्केच हम उनकी थ्योरी को उस कंप्लीट तरीके से नहीं समझ पाएंगे जिस कंप्लीट तरीके से हमें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं पेरेटो के लाइफ स्केच के बारे में बताना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पर उनके कंप्लीट डिटेल्स को तो बहुत नहीं डेप्थ में जाके दूंगी, फिर भी उतना दूंगी जितना आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो जानिए कि जो पेरेटो वर्ड का जो उच्चारण है, जो प्रोनंसिएशन है, कहीं पर इसको पैरेटो बोला जाता है, कहीं पर पेरेटो बोला जाता है और कहीं पर पारेटो भी बोला जाता है। तो अलग अलग तरीके से इसका हम प्रोनंसिएशन करते हैं, बट अगर देखा जाए तो ज़्यादा एग्जैक्ट और ज़्यादा करीबी प्रोनंसिएशन जो है वो है पारेटो। तो विल्फ्रेडो पेरेटो का जो जन्म हुआ, बॉर्न जो हुए ये जुलाई 15, 1848 में 1848 में पेरिस फ्रांस में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु मानी जाती है कि हुई है अगस्त 19, मानी क्या जाती है इनकी मृत्यु हुई अगस्त 19, 1923 एज 73 पे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो मतलब कि पेरेटो जो थिंकर है वो यूरोप कॉन्टिनेंट के से बिलोंग करते हैं। उसमें जन्म इनका हुआ फ्रांस में और अंतिम जो अपनी लाइफ को जिए वो स्विट्ज़रलैंड में। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क में जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है उसमें मैनुअल डी इकोनॉमिया पॉलिटिका, कोर्स डी इकोनॉमी पॉलिटिक एंड माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी को सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि बेसिकली ये सोसाइटी में सर्कुलेशन को दर्शाता है। बेसिकली ही वॉज इटालियन इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट। ये इटालियन इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट रहे। आप जब पेरेटो का लाइफ स्केच देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इन्होंने मतलब इन्हें कितना ज़्यादा नॉलेज है अलग अलग फील्ड से रिलेटेड। मतलब ये इकोनॉमिक्स के भी बहुत अच्छे जानकार थे, सोशियोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे थे एंड ही वाज मैथमेटिशियन, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन ये रह चुके हैं। इवन इन्हें पॉलिटिकल साइंस का भी अच्छा नॉलेज रहा। तो जब इनका जो ग्रेजुएशन हुआ वो ट्यूरिन यूनिवर्सिटी से हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन से इन्होंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स और फिज़िक्स सब्जेक्ट से किया था। 1869 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ एंड ही बिकेम इंजीनियर, और उसके बाद से इंजीनियर बन गए और बाद में ये इटालियन रेलवे में डायरेक्टर के पद तक गए। सोचिए कितना ऊंचा मुकाम इन्होंने हासिल किया। He made several important contribution to economics, particularly in the study of income distribution. इन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा स्टडी की है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इनका बहुत वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट माना जाता है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी को लेकर के बेसिकली इन्होंने बहुत काम किया है। He was also responsible for popularizing the use of term elite in social analysis. तो सामाजिक विश्लेषण के संदर्भ में इन्होंने ही एलीट शब्द का इस्तेमाल किया और ये पूरी थ्योरी जो हम लोगों को आगे पढ़नी है
सर्कुलेशन ऑफ इलीट थ्योरी, ये पूरा इसी पे बेस्ड करता है। In 1886, he became a lecturer on economics and management at the University of Florence. फ्लोरेंस के यूनिवर्सिटी में 1886 में ये लेक्चरर बनते हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। His stay in Florence was marked by political activity. पर राजनीतिक रूप से सक्रियता इनकी दिखाई देती है। 1889 में जब इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो पैरेटो की सडन लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत चेंज हो जाती है। ही वॉज क्विटिंग हिज जॉब एंड मैरिंग अ रशियन। एक इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी 1889 के बाद से, और ये एक रशियन विमेन बकुनिया से ये शादी होती है, बट वो भी 1902 में इन्हें छोड़ करके चली जाती है एक यंग सर्वेंट के साथ, ऐसा लिखा गया है। 1906 में ही मेड द फेमस ऑब्जर्वेशन दैट, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी थ्योरी को दिखाता है कि 1906 में इन्होंने एक फेमस ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा। क्या देखा कि ये 20-80 का फॉर्मूला है, 80-20 का, ये 80-20 रूल ही के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये देखा कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन ओन्ड 80% ऑफ द प्रॉपर्टी इन इटली। इन्होंने देखा कि इटली में जो 80% जो भूमि है, ठीक है, वो 20% पॉपुलेशन के द्वारा खरीदी गई है। मतलब 20% जनसंख्या जो है वो 80% भूमि की जो है वो मालिक बनी हुई है। इन्होंने ये चीज़ देखा। And later this theory was generalized by Joseph M. Juran into the Pareto's principle, which is called 80-20 rule। यही मैंने बताया। तो पेरेटो के लाइफ स्केच को हम इतना ही यहाँ पर जानेंगे, बहुत डेप्थ में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना जानना बहुत ज़रूरी था हमें कि किस तरह से इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज लिया, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, मैथमेटिक्स का, इंजीनियरिंग का, सोशियोलॉजी का, और किस तरह से आप देखेंगे कि जो अगली थ्योरी हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ इलीट थ्योरी, पैरेटो की यही थ्योरी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो उसमें इन्होंने कैसे अपने सारे नॉलेज को यहाँ पर पुट करके इतनी बड़ी थ्योरी दी कि आज भी पैरेटो की ये थ्योरी जो है वो इस्टेब्लिश है, वो कहीं ना कहीं से समाज में आज भी हमें दिखाई देती है, और सिंपली नहीं दिखाई देती है, इसका गहरा इम्पैक्ट इस थ्योरी का हमें दिखता है सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे की थ्योरी, पैरेटोस की सर्कुलेशन ऑफ इलीट की थ्योरी, पैरेटोस गवर्निंग एलीट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं पैरेटो की थ्योरी। उससे पहले ये देखते हैं कि पैरेटो का जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो है ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी, विच इज़ कंपोज्ड बिटवीन 1907 to 1911 एंड पब्लिश्ड इन 1916। ये जो है ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी, ये कंपोज्ड होता है 1907 से 1911 के बीच में। 1916 में ये पब्लिश्ड होता है, और इसी वर्क का मतलब ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है माइंड एंड सोसाइटी के नाम से 1935 में। चूँकि जो सारे लोग हैं वो इंग्लिश वर्जन ही ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा, माइंड एंड सोसाइटी, जो कि 1935 में पब्लिश होकर के हमारे सामने आई। इसी किताब माइंड एंड सोसाइटी, जिसको कि माना जाता है कि 4 वॉल्यूम्स पे इन्होंने काम किया है, और एक बहुत प्रचलित एक इसमें आता है स्टेटमेंट कि जब पैरेटो ने ये बताया खुद के अपने काम में कि जब वो माइंड एंड सोसाइटी लिख रहे थे, मतलब वो 4 वॉल्यूम पे जो वो काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे सिर्फ 2 जोड़ी जूते और 2 जोड़ी कपड़ों से उन्होंने काम चलाया था। देखिए रेदर वो बहुत बड़े बड़े पद से रिटायर होकर के काम छोड़ करके आगे काम किए थे। मतलब इटालियन रेलवे की डायरेक्टर रह चुके हैं और लेक्चरर रह चुके हैं इकोनॉमिक्स के, फिर उसके बाद से इंजीनियर भी रह चुके हैं। फिर भी जब वो ये काम कर रहे थे, मतलब 1907 से 1911 के बीच में जब वो ये काम कर रहे थे,
तो और फिर वो जो पब्लिश होके आई 1916 में। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड था जिनमें उन्होंने ये 4 वॉल्यूम में माइंड एंड सोसाइटी किताब लिखी है, तो उन्होंने उसके फर्स्ट वॉल्यूम में ये बातें लिखी कि मैंने 2 जोड़ी जूते और 2 जोड़ी कपड़ों से ये किताबें कंप्लीट की हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक लेसन हमें मिलता है कि जब भी हम कोई एकेडमिक कंट्रीब्यूशन देते हैं तो हमें सारे जो लेजर्स लाइफ है, लग्जीरियस लाइफ स्टाइल है, हमारे लेजर्स लाइफ स्टाइल है, उनको हमें सच में पॉज देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सीख पेरेटो के काम से हमें मिलती है। Pareto examined many societies, political regimes and alternating eras of faith and skepticism in Western history. Pareto ने अपनी किताब लिखने से पहले ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने कई समाजों के बारे में, कई राजनीतिक सत्ताओं के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, देखा, समझा। He portrayed all societies as containing 2 analytical and interacting categories. इन्होंने जब पढ़ा, सारे समाजों को समझा, सारी राजनीतिक सत्ताओं का उलट पुलट देखा, तो उन्होंने देखा कि जो भी समाज है, इन्होंने ये बताया कि जो भी समाज होता है वो 2 कैटेगरीज से मिलकर के बनता है। देखिए, पैरेटोज भी क्लास पे यकीन कर रहे हैं, जैसे मार्क्स भी क्लास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर सोसाइटी में क्लास होता है और फिर मार्क्स के अंत में थ्योरी में क्या आता है कि क्लासलेस सोसाइटी बननी चाहिए। ठीक है, एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण होना चाहिए जो कि क्लासलेस हो, मतलब कम्यून की बात मार्क्स करता है। पैरेटो ने ऐसी कोई बातें नहीं की। पैरेटो का कहना है कि हर सोसाइटी में क्लास होता है। कैसे क्लास होते हैं? एक होता है लार्जरली पावरलेस मासेस, एक ऐसे क्लास होते हैं जो कि पावरलेस होते हैं, जिनके पास शक्ति, जिनके पास सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता है, केंद्रीकरण नहीं होता है। पर कुछ ऐसे भी वर्ग होते हैं समाज में जो कि सत्ता पर एक अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं और उस क्लास को पावरफुल इलीट्स कहा गया। तो देखिए, पैरेटो ने किस तरह से 2 क्लास बताए। पैरेटो ने 2 क्लास बताया, एक पावरफुल क्लास, एक पावरफुल इलीट्स क्लास, मतलब एक ऐसा वर्ग जिनके पास सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, शक्ति का केंद्रीकरण होता है, और ठीक दूसरी तरफ एक ऐसा क्लास होता है जिसके पास शक्ति या सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है। उसे उन्होंने पावरलेस मासेस कहा। मतलब मासेस मतलब एक वो भीड़। तो जिनके पास सत्ता या शक्ति का केंद्रीकरण होता है वो कम होते हैं संख्या में और वो इलीट होते हैं। फिर पैरेटो अपने आगे की थ्योरी को और आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि ये जो पावरफुल एलिट्स होते हैं, मतलब जिनके पास सत्ता और शक्ति का केंद्रीकरण होता है, जिनकी संख्या कम होती है, वो 2 वर्गों में विभाजित होते हैं। वो अगेन मतलब दोबारा इन्हें 2 वर्ग में विभाजित कर दिया जाता है, एक गवर्निंग एलीट क्लास और दूसरा नॉन गवर्निंग एलीट क्लास, एक शासित अभिजात वर्ग और गैर शासित अभिजात वर्ग। इसे देखिए, हम इस एरो डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी क्लास सोसाइटी होती है अकॉर्डिंग टू पैरेटो, मैं बार बार पैरेटो को पढ़ा रही हूँ तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू पैरेटो एवरी सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। जो भी समाज होते हैं वो 2 क्लास में डिवाइड होते हैं। पावरफुल इलीट क्लास, वो ऐसा वर्ग जो कि पावरफुल होता है पर इनकी संख्या कम होती है, और दूसरी तरफ पावरलेस इलीट क्लास, मतलब ऐसा वर्ग जिनके पास सत्ता या शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता है पर इनकी संख्या ज़्यादा होती है। जैसे जो कॉमन मैन होते हैं, जो कॉमनर्स होते हैं, ठीक है, आम जनता जो होती है, वो इसी पावरलेस इलीट क्लास में आती है। अब इधर फिर देखिए तो पावरफुल एलीट क्लास जो है वो गवर्निंग एलीट क्लास और नॉन गवर्निंग एलीट क्लास में होता है। गवर्निंग एलीट क्लास जो कि शासन में होता है और नॉन गवर्निंग एलीट क्लास जो शासन में नहीं होता है पर कहीं ना कहीं से शासन और प्रशासन को प्रभावित करता है। इसके बारे में आगे मैं ही और बताने वाली हूँ, तो इतना आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि गवर्निंग इलीट क्लास होता है क्या होता है। गवर्निंग इलीट क्लास जो अभी मैंने आगे पीछे जो ये डायग्राम बनाया उसमें अभी मैंने दो बताया ना कि पावरफुल इलीट क्लास को दो क्लास में डिवाइड किया जाता है, गवर्निंग इलीट क्लास और नॉन गवर्निंग इलीट क्लास। तो अब समझते हैं गवर्निंग इलीट क्लास क्या होते हैं। गवर्निंग इलीट क्लास वो होते हैं, पहले तो इनको हम हिंदी में कहते हैं शासी अभिजात वर्ग। ये क्या होते हैं? दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विथ एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रशासन से इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का संबंध होता है। एंजॉय प्रेस्टिजियस प्लेस इन द सोसाइटी, समाज में ये बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण स्थान बनाए रखते हैं। कंप्राइजिंग इंडिविजुअल हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्ले सम कंसिडरेबल पार्ट इन गवर्नमेंट, और ऐसे लोग जो सरकार में अपना कहीं ना कहीं से स्थान बनाए हुए हैं। तो ये गवर्निंग एलीट क्लास है। एक शासी अभिजात वर्ग उन व्यक्तियों से मिलकर निर्मित होता है जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता प्रशासन से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब नॉन गवर्निंग एलीट क्लास क्या होता है? जो गवर्निंग एलीट क्लास होता है जो बाकी व्यक्तियों को शामिल कर रहा है। बाकी व्यक्तियों को शामिल कर रहा है मतलब क्या होता है कि दे आर नॉट कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत कनेक्टेड नहीं होते हैं, बट इन्फ्लुएंस द एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रशासन को प्रभावित करने का काम ज़रूर करते हैं। प्रशासन से सीधे जुड़े नहीं हैं परंतु प्रशासन को प्रभावित करने का काम ज़रूर करते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए हमारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कि शासन और प्रशासन की व्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं, मतलब जिनकी इस समय सरकार है, और ऐसे लोग भी हैं उसी पार्लियामेंट में जिनकी सीधी सरकार नहीं है, मतलब जिनकी सरकार नहीं चल रही है, पर वो प्रशासन और शासन से जुड़े हुए ज़रूर हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, प्रभावित ज़रूर करते हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी जो मैंने अभी बताई कि पावरलेस इलीट क्लास, जो आम जन होते हैं जिनको सरकार प्रशासन इन सबसे बहुत कोई संबंध नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आपको गवर्निंग एलीट क्लास और नॉन गवर्निंग एलीट क्लास समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि हु इज़ एलीट। एलीट किसको कहेंगे? आप बार बार इस वर्ड को शुरू से सुनते आ रहे हैं। आपने जब पेरेटो का लाइफ स्केच पढ़ा तो भी आपने सुना कि एलीट पे इनका काम बहुत ज़्यादा रहा है सोशल पर्सपेक्टिव के संबंध में। फिर आपने जब देखा कि क्लास की बात जब पेरेटो करते तो उन्होंने बताया कि दो तरह के क्लास हैं। ठीक है, एक पावरफुल क्लास और एक पावरलेस क्लास। पावरफुल क्लास में उन्होंने दो तरह के क्लास बताए, गवर्निंग एलीट क्लास और नॉन गवर्निंग एलीट क्लास। तो आखिर ये एलीट हैं क्या, कौन होते हैं, इसको पेरेटो ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। तो आगे हम समझते हैं हु इज़ एलीट। तो पेरेटो ने बताया कि इलीट कौन होते हैं। तो हिस्टोरिकली गवर्निंग इलीट्स वर हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसीज एंकर्ड इन द मोस्ट गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, द क्वालिटेटिवली सुपीरियर एलीट ऑफ द सोसाइटी। पेरेटो बिलीव दैट इंडिविजुअल्स आर born with quite different abilities and acquire quite different skill and aptitude। पेरेटो ने अपने सिद्धांत में ये बताया, पेरेटो की ये जो थ्योरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी में से मानी जाती है। और उन्होंने इलीट शब्द को जब स्पष्ट किया तो उन्होंने बताया कि इलीट शब्द जो होता है वो बृहत्तर एवं संकीर्ण अर्थ है। ठीक है, दोनों ही अर्थों में इलीट शब्द का प्रयोग किया जाता है। बृहत्तर अर्थ क्या होते हैं? बृहद अर्थ मतलब विशिष्ट वर्ग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में समाज में सबसे आगे हो, ठीक है, वो इलीट क्लास कहा गया। उसे पेरेटो ने इलीट क्लास में रखा। जैसे कुशल या विख्यात लेखक हो गए, कलाकार हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, प्रोफेसर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, व्यापारी हो गए। ठीक है, ये सारे इलीट क्लास में आते हैं। मतलब
वो व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में सबसे ऊपर पहुंच जाए, मतलब एक्वायर क्वाइट डिफरेंट स्किल एंड एप्टीट्यूड, जो कि अपने क्षमताओं में, अपने कुशलताओं में, अपनी योग्यताओं में सबसे ऊपर हो, उसको एलीट क्लास में कहा गया। ठीक है, तो मतलब एलीट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। आप याद रखिएगा कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस देता हो, दोज आर कॉल्ड एलीट, उनको एलीट कहा गया। इसे टीमा शेफ ने डिस्क्राइब किया है इस वर्ड को, जो अभी इस डेफिनेशन को जो अभी बोला मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, पर सडन मुझे क्लिक किया कि एलीट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स, उन्हें हम एलीट कहेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पैरेटो के अकॉर्डिंग एवरी सोसाइटी देयर आर क्लासेस, हर समाज में वर्ग होता है। ठीक है, मतलब कि जो समाज है वो हेट्रोजीनियस है। देखिए, होमोजीनियस सोसाइटी होती है और हेट्रोजीनियस सोसाइटी होती है। कहा जाता है कि सिर्फ प्रिमिटिव सोसाइटी को छोड़ करके बाकी जितने भी समाज आए सब हेट्रोजीनियस है, मतलब असमान हैं अलग अलग आधारों पे। अब देखते हैं कि आखिर क्यों वर्ग है। ठीक है, वाई एज ऑन द बेसिस ऑफ, क्यों आखिर? पैरेटो के अनुसार चूंकि हर समाज में वर्ग होता है, इसलिए प्रत्येक समाज विषम होता है। क्लास है, इसलिए हर सोसाइटी हेट्रोजीनियस है। और ये हेट्रोजीनियस के पीछे कारण क्या है? समाज में असमानता आखिर क्यों है? तो असमानता मेंटल लेवल पे है, मॉरल लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे है, कल्चरल रीजन भी है और इंटेलेक्चुअल भी है। मतलब हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग है, हर व्यक्ति की नैतिकता अलग है, हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग है, हर व्यक्ति के सांस्कृतिक जो पहलू हैं वो अलग हैं, और हर व्यक्ति का जो अपना बौद्धिक क्षमता होता है वो अलग है। तो इन आधारों पे समाज बटा हुआ है। अगर आप खुद सोचिए कि हम अगर मेंटली, मॉरली, फिजिकली, कल्चरली, इंटेलेक्चुअली अगर हम एक होते तो सोसाइटी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। देयर विल नो डिफरेंशिएशन इन सोसाइटी, बट we are differentiated on these basis। हम सभी इन आधारों पे विभक्त हैं। That's why society have heterogeneous nature। इसलिए समाज में जो असमानता पाई जाती है, समाज में विषमता पाई जाती है। इस तरह से some people are more gifted than others। इसीलिए इस आधार को डिस्क्राइब करते हुए पैरेटो कहते हैं कि कुछ लोग को ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई एक या दो या तीन या चार कोई भी पॉइंट पे कुछ लोग ज़्यादा गिफ्टेड होते हैं रेदर देन अदर्स। तो पैरेटो का कहना है कि जो इन सारे आधारों पे मेंटली, मॉरली, फिजिकली, कल्चरली, इंटेलेक्चुअली, या इनमें से कोई एक या पूरा या कोई तीन, दो, कोई भी आधारों पे कुछ लोग दूसरों से अलग होते हैं, कुछ लोगों को दूसरों से अलग पहचान मिली होती है, और इस वजह से वो किस कैटेगरी में जाते हैं? वो एलीट क्लास की कैटेगरी में जाते हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों को दूसरे की तुलना में अधिक सम्मान, उपहार दिया जाता है। पैरेटो कहते हैं कि जो किसी विशेष समूह में सबसे अधिक सक्षम है वे अभिजात वर्ग हैं। अभिजात वर्ग शब्द का अर्थ है उन लोगों का एक वर्ग जिनकी किन्हीं गतिविधियों में सबसे उच्च स्थान है। जो भी मैंने टीमा शेफ का बताया कि पैरेटो यही कहते हैं कि जो भी क्लास है, जिन व्यक्तियों की गतिविधि अलग है या उच्च स्थान को प्राप्त है, वो एलीट क्लास कहलाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको एलीट क्लास समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू पैरेटो कि पैरेटो ने एलीट शब्द से क्या तात्पर्य रखा है। अब हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलीट्स देखते हैं कि एलीट्स के क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के क्रम में हम सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी को अपने आप समझ लेंगे। तो सबसे पहले पैरेटो ने जो बताया कि एलीट क्लास जो है वो यूनिवर्सल है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां पर एलीट क्लास न पाए जाते हों, क्योंकि एलीट क्लास की संख्या कम है
पर वो क्लास ज़रूर है, चाहे वो कोई भी तरह का समाज हो या कोई भी कालखंड हो, सभी में एलीट क्लास पाए जाते हैं। एंड इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर समाज में एलीट क्लास पाया जाना सुनिश्चित है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इन्होंने बताया कि हैविंग द कैपेसिटी टू एस्टैब्लिश सुपीरियरिटी ओवर अदर्स। एलीट क्लास के अंदर के पास ऐसी क्षमता होती है कि वो दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर सके। मतलब एलीट क्लास हमेशा अन्य लोगों के अपेक्षाकृत ज़्यादा सुपीरियर होंगे। तीसरी विशेषता क्या बताई कि एलीट क्लास विल ऑलवेज ट्राई दैट नॉन एलीट शुड नॉट इन्फ्लुएंस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन एनी मैनर। अभी मैंने जो उधर डायग्राम बनाया था जिसमें बताया था कि क्लास जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एलीट और नॉन एलीट क्लास में, पावरफुल एलीट क्लास में और पावरलेस नॉन एलीट क्लास में। तो हमेशा एलीट क्लास इस चक्कर में रहता है कि नॉन एलीट क्लास कहीं से भी अपना प्रभाव न डाले, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो। हमेशा वो नॉन एलीट क्लास को दबाने की ही कोशिश करता है। And the circulation or upward and downward circulation amongst the member of elite and non-elite is typical characteristics of elite। और यहीं से अब circulation of elite की थ्योरी आती है कि हमेशा से समाज में गवर्निंग elite क्लास और नॉन गवर्निंग elite क्लास के बीच में चेंजेस आते रहते हैं, बदलाव आता रहता है और इस तरह से सामाजिक परिवर्तन होता है। क्योंकि सोशल चेंज की थ्योरी में ही हम लोग पैरेटो की थ्योरी पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सोशल चेंज कैसे होता है, सामाजिक परिवर्तन कैसे आते हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के कई सारे कारकों में हम लोगों ने देखा कि उसके थ्योरीज़ में कि इवोल्यूशनरी थ्योरी है, साइक्लिक थ्योरी है, टेक्नोलॉजिकल थ्योरीज़ है और कन्फ्लिक्ट थ्योरी है। बहुत सारे थ्योरीज़ हम लोग पढ़े हैं। और जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है उसमें हम लोगों ने कॉम्ट को, स्पेंसर को देखा है, जो कि ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना दिया है। उसके बाद से फिर साइक्लिक थ्योरी में हमने पैरेटो और सोरोकिन को पढ़ना है। तो इसमें मैंने पैरेटो को इसलिए लिया यहाँ पर साइक्लिक थ्योरी में, और आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से साइक्लिक थ्योरी इसका नाम है, क्यों साइक्लिक थ्योरी के सपोर्टर हैं पैरेटो। और फिर कन्फ्लिक्ट थ्योरी में आपको मार्क्स वगैरह को पढ़ना है, और फिर टेक्नोलॉजिकल थ्योरी में आप वेबलन को देखेंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग थ्योरीज़ हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ अब हम जाते हैं। तो पैरेटो के अकॉर्डिंग द वर्क एंड द रोल ऑफ इलीट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ फैक्टर। इनका कहना है कि जो इलीट हैं, जो अभिजात वर्ग हैं, उनके कार्य और उनके जो कर्तव्य हैं, उनकी जो भूमिकाएं हैं, वो दो कारकों पर आधारित हैं। ठीक है, पहला कारक है अवशेष और दूसरा कारक है व्युत्पन्न। नाम दिया इन्होंने, बताया कि ये दो जो कारक होते हैं, इसी से एलीट क्लास के कार्य और एलीट क्लास की जो भूमिका होती है, कुलीनों की भूमिका और उनके कार्य जो होते हैं, ये दो कारकों पर प्रभावित होते हैं, दो कारकों से प्रभावित होते हैं। पहला कारक रेसिड्यूज एंड दूसरा डेरिवेटिव्स। रेसिड्यूज को इन्होंने कांस्टेंट बताया। ठीक है, कांस्टेंट आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि ये जो फैक्टर है ये कांस्टेंट है। और रेसिड्यूज को फिर आगे एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने बताया कि रेसिड्यूज भी दो तरह के होते हैं, रेसिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रेसिड्यूज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स। रेसिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन के अवशेषों, और रेसिड्यूज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स मतलब समुच्चय के दृढ़ता के अवशेषों। प्लीज़ घबराइएगा नहीं, ये भारी भरकम शब्द से, ये शब्द आपको मैंने नहीं दिए हैं, ये शब्द पैरेटो के हैं, और इनके थ्योरी में अगर ये शब्द नहीं आए तो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा मतलब ये सार्थक नहीं होगा आपका एक्सप्लेनेशन करना, कहीं ना कहीं से जस्टिस नहीं हो पाएगी पैरेटो के थ्योरी को एक्सप्लेन करने में। तो आप हमेशा ये शब्दों पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इन्हें याद करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करती हूँ।
फिर से इसे हम देखते हैं कि पैरेटो के अकॉर्डिंग जो कुलीनों की भूमिका है और उनके कार्य हैं वो दो कारकों से प्रभावित होते हैं, रेसिड्यूज और डेरिवेटिव्स। रेसिड्यूज को फिर से दो आधार पे बांटा है, रेसिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रेसिड्यूज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स। अब आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगी आपको ये चीज़ें। ये जो चीज़ें आई ये कहाँ से आई? पैरेटो जो है वो मैकावेली के फॉर्मूले और मॉस्का ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो मैकविलियन फॉर्मूले का यूज़ करके उन्होंने एलीट्स को बताया कि एलीट्स आर एबल टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल द मासेस बाय टू मेथड्स। उन्होंने बताया कि जो ये अभिजात वर्ग होता है वो आखिर भीड़ को, जनता को कैसे नियंत्रित करता है। तो बताया कि नियंत्रित करने के लिए उसके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है फोर्स और दूसरा होता है फ्रॉड का। ठीक है, मैकावेली ने इसको यूज़ किया है लायन एंड फॉक्स के आधार पे। तो बताया कि जो संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को, मतलब सर्कुलेशन ऑफ इलीट थ्योरी जो है उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दो तरह की चीज़ों को, दो तरह के रेसिड्यूज को बताया, एक लायन और दूसरा फॉक्सेस के गुण को बताया कि ये दो जो गुण होते हैं संभ्रांत वर्ग में, संभ्रांत वर्ग के को दो जो ये व्यक्तिक गुण हैं उनके आधार पे बांटा जाता है, शेर के गुण के आधार पे और लोमड़ी के गुण के आधार पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अभी मैं इसको किस तरह से रेसिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन और रेसिड्यूज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट से जोड़ूंगी अभी आपको आ जाएगा अपने आप समझ में। बस इतना पहले आप समझिए कि जो अभिजात वर्ग के कार्य होते हैं और भूमिकाएं होती हैं वो दो कारकों से प्रभावित होती हैं, रेसिड्यूज और डेरिवेटिव से। रेसिड्यूज अवशेष दो तरह के होते हैं, संयोजन के अवशेष और समुच्चय के दृढ़ता के अवशेष। उतने पे आप रोक दीजिए। अब फिर आगे बढ़िए कि उन्होंने मैकावेलियन फॉर्मूला को आधार बना करके बताया कि जो कुलीन वर्ग होते हैं वो दो तरीकों का सहारा लेकर के, दो तरीकों से जो मासेस होता है, जनता होती है, उसको नियंत्रित करते हैं। ये दो तरीके क्या होते हैं? लायन के और फॉक्सेस के। ये दो गुण उनमें पाए जाते हैं। लायन क्या होता है? ठीक है, आप खुद एक सिंपल इमेजिनरी आप सोचिए। अभी मेरी बात को यहीं पर वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक दीजिए और रोक करके आप सोचिए कि लायन क्या होते हैं, फॉक्सेस क्या होते हैं। मैं पॉज कर रही हूँ। ठीक है, लायन क्या होते हैं? लायन के आते ही दिमाग में आपके क्या आया कि लायन क्या होता है? अटैकर होता है, ब्रेव होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होता है अपने काम को लेकर के, फोर्स का प्रयोग करता है। और दूसरी तरफ फॉक्सेस का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आया? फॉक्सेस का नाम लेते ही आपके दिमाग में आया कनिंगनेस का, मैनिपुलेशन का, ठीक है, चतुराई का। ये सारे शब्द आपके दिमाग में आए। ठीक है, यही दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसी को आधार बना करके काम आगे होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लायन को देखने कि लायन के गुण वाले जो लोग होते हैं आर दोज हु डोमिनेट विद द सेकेंड क्लास ऑफ रेसिड्यूज। अभी हमने रेसिड्यू का 2 क्लास देखा था ना, रेसिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर से थोड़ा पीछे होके देखिए, रेसिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रेसिड्यूज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट क्लास क्या है? रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन है, और सेकेंड क्लास क्या है? रेसिड्यूज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स है। तो लायन में रेसिड्यूज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स वाले गुण आते हैं। मतलब ये मोर कंजर्वेटिव, ये ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं लायन वाले लोग। एम्फेसाइज यूनिटी, एकता पर बल देते हैं, होमोजेनिटी पे बल देते हैं, एस्टैब्लिश फेथ, सेंट्रलाइज्ड एंड हायरार्कियल ब्यूरोक्रेसी, ये फेथ पे ज़्यादा यकीन करके चलते हैं, और साथ में सेंट्रलाइज्ड एंड हायरार्कियल ब्यूरोक्रेसी, इनका जो नौकरशाही व्यवस्था होता है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो होती है वो वेल सेंट्रलाइज्ड होती है एंड इजी विद द यूज ऑफ फोर्स, और बल का प्रयोग ये आसानी से कर लेते हैं।
अब ये क्या होते हैं, सेकेंड क्लास रेसिड्यू, मतलब रेसिड्यू ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स। अब आते हैं हम फॉक्सेस की तरफ। फॉक्सेस क्या होते हैं, फॉक्सेस आर दोज हु डोमिनेट मेनली थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब रेसिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, इससे वो चलते हैं। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब देखिए दोनों गुण होंगे। कैसे दोनों गुण होंगे, डिसिट होंगे, कनिंग होंगे, मैनिपुलेटिव होंगे, बट कोऑप्टेशन भी होंगे। मतलब कि ये छल वाली जो छल का स्वभाव होता है, छल, चालाक, हेर फेर पर सहयोग, ये भी रखते हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशन आया उनके सामने। उनके शासन में विकेंद्रीकरण, बहुलता और संदेहवाद की विशेषता होती है। डिसेंट्रलाइजेशन, प्यूरिटी एंड सेप्टिसिज्म। डिसेंट्रलाइजेशन क्योंकि इनके पास इस समय शासन नहीं है, तो इनको सभी को लेकर के आगे बढ़ना, इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था होती है, ठीक है। और संदेहवाद की स्थिति बनी रहती है, हमेशा एक डाउट लेकर के चलते हैं क्योंकि ये शासन में होते नहीं हैं। और अनईजी विद द यूज ऑफ फोर्स, और बल का प्रयोग आसानी से नहीं करते हैं। अभी आप एक जनरली इसको समझे। अब मैं एक एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ फिर से। आप ये यूपी में ही एग्जाम्पल मैं देती हूँ। देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि सर्कुलेशन की थ्योरी में पैरेटो ने सर्कुलेशन इलीट और नॉन इलीट के बीच में नहीं बताया है। ये ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्कुलेशन बताया है इलीट और नॉन इलीट के बीच, नहीं, सर्कुलेशन बताया है गवर्निंग और नॉन गवर्निंग एलीट के बीच में। नॉन इलीट तो ऐसे लोग हैं जिन्हें शासन प्रशासन से कोई मतलब ही नहीं है। जो सर्कुलेशन बताया है वो गवर्निंग एलीट क्लास और नॉन गवर्निंग एलीट क्लास के बीच में बताया है। यूपी में अगर सिनारियो देखा जाए, उत्तर प्रदेश में सिनारियो देखा जाए, तो हमेशा से बसपा सपा ऐसी सरकारें रहीं, ठीक है। बीच बीच में भाजपा भी आई, इस समय भाजपा का शासन है। आप देखिए कि जो एक सर्कुलेशन एलीट थ्योरी में बताया कि जो गवर्निंग क्लास है, इस समय हमारे यहाँ गवर्निंग एलीट कौन है, भाजपा है, और नॉन गवर्निंग एलीट कौन है, सपा है। बसपा का थोड़ा सा कम हो गया है इस समय अगर देखा जाए, फिर भी सपा और बसपा विपक्ष में बैठा है, कांग्रेस विपक्ष में बैठा है, ठीक है। मतलब गवर्निंग एलीट क्लास जो है वो भाजपा हो गई, और विपक्ष में बैठा हुआ वो हो गया नॉन गवर्निंग एलीट क्लास, जिसमें सपा, बसपा और कांग्रेस, तीन बड़ी पार्टियों का मैं नाम ले रही हूं। अब फोर्स के गुण कहाँ कहाँ होंगे, लायन के गुण किस में होंगे, जो गवर्निंग एलीट क्लास होगा, जो इस समय राजकाज देख रहा होगा, तो उसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। मतलब इजी विद द यूज ऑफ फोर्स, बल का प्रयोग आसानी से कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन पे फुल इन्फ्लुएंस होगा, पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को वो अपने हाथ में लेके चलते हैं। सेंट्रलाइज्ड और हेरार्कियल ब्यूरोक्रेसी है, पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एक वेल डिफाइंड है, ठीक है। इस्टेब्लिश फेथ, ये लोगों पे अपना फेथ बना करके रखते हैं। होमोजिनिटी है, तो ये सारे गुण लायन के हैं, ठीक है। और जो विपक्ष में बैठा है सपा, बसपा, कांग्रेस, इनके अंदर फॉक्सेस के गुण हैं, क्योंकि इनको ऐसा मौका ढूंढना है कि किस तरह से फिर से सत्ता इनके हाथ में आ जाए, ठीक है। तो इनके अंदर कौन सी गुण होती हैं, डिसिट, कनिंग, मैनिपुलेटिव, कोऑप्टेशन की, ठीक है। और जो मैंने आगे बताया कि अनईजी विद द यूज ऑफ फोर्स, और इनका रूलिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इनका शासन करने की विशेषता क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं, सेप्टिसिज्म को फॉलो करते हैं, मतलब संदेहवाद को फॉलो करते हैं, और प्लूरैलिटी को फॉलो करते हैं, बहुलतावाद को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनको सभी को लेकर के चलना है, ठीक है। यही मैंने लोमड़ी और शेर के गुण को यहाँ पर हिंदी में लिखा है। अब जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, हिस्ट्री इज द स्लो स्विंग ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलीट टू अदर, फ्रॉम फॉक्सेस टू लायन एंड बैक अगेन। हमारा जो इतिहास है वो इसी पेंडुलम की तरह झूलता है,
कभी सत्ता फॉक्सेस से निकल के लायन के पास जाती है और फिर लायन के जब गुण धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं लायन वाले, और फिर विपक्ष में जो बैठा है फॉक्स, जो कि कनिंग है और डिसेंट्रलाइजेशन को लेके चल रहा है, और इसी ताक में बैठा है कि किस तरह से लायन कमज़ोर पड़े और सत्ता इनके पास आ जाए। तो सत्ता हमेशा गवर्निंग एलीट क्लास से नॉन गवर्निंग एलीट क्लास, फिर नॉन गवर्निंग एलीट क्लास से गवर्निंग एलीट क्लास के बीच में इसी तरह पेंडुलम की तरह घूमती रहती है, और यही सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, वो ग्रेजुअल भी होता है, मतलब अपने आप चलने वाली प्रक्रिया भी होती है, और बाय वॉयलेंट रेवोल्यूशन, या तो फिर कोई रेवोल्यूशन करके, क्रांति करके इस तरह के रिप्लेसमेंट को लाया जाता है, मतलब गवर्निंग एलीट क्लास से नॉन गवर्निंग एलीट क्लास में, और नॉन गवर्निंग से गवर्निंग एलीट क्लास में। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसा, एक सर्कल जैसा बनाया है कि सत्ता किस तरह से गवर्निंग एलीट क्लास से नॉन गवर्निंग एलीट क्लास के पास जा रही है, और जब ये लायन के जो गुण हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे बहुत कुछ डिपेंड करती है चीज़ें, कि जब सत्ता में व्यक्ति रहता है तो कुछ चीज़ें, उसके लायन के गुण धीरे धीरे एक समय के बाद से ख़त्म होने लगते हैं, और वो फिर इस पोजीशन पे आता है, उसकी सत्ता उससे छिन जाती है और वो नॉन गवर्निंग एलीट क्लास में आता है। और उसी समय जो नॉन गवर्निंग एलीट क्लास है, जिसके अंदर फॉक्सेस के गुण हैं, वो उसी छल कपट में रहता है, उसी छल कपट के साथ साथ कॉपरेशन में भी रहता है कि किस तरह से उसको फिर से मौका मिले और वो गवर्निंग एलीट क्लास की कैटेगरी में चला जाए। और दूसरी तरफ तो हमारा पावरलेस जो सोसाइटी है, ठीक है, उसकी तो यहाँ बात मैं कर ही नहीं रही हूँ, मतलब मैं नहीं, पैरेटो जो है वो पावरलेस सोसाइटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो पावरफुल एलीट क्लास थी, ठीक है। पावरफुल एलीट क्लास में ये जो दो एलीट क्लास है, गवर्निंग एलीट क्लास और नॉन गवर्निंग एलीट क्लास, इसमें सत्ता का परिभ्रमण होता है। एक बार सत्ता इधर से इधर और इधर से इधर के बीच में घूमती रहती है, और इसी तरह से सामाजिक परिवर्तन हमें दिखाई देता है, हमारे समाज में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। सामाजिक परिवर्तन होने के पीछे बहुत लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया है। कोई कहता है संघर्ष के द्वारा समाज में परिवर्तन आता है, कोई कहता है कि नहीं, संघर्ष और सहयोग दोनों ही आवश्यक है, और चक्रीय सिद्धांत में इन्होंने सत्ता को शामिल किया कि एक बार सत्ता कैसे गवर्निंग एलीट क्लास से नॉन गवर्निंग एलीट क्लास में और नॉन गवर्निंग एलीट क्लास से गवर्निंग एलीट क्लास की तरफ आ रही है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पैरेटो की थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो फिर आपने ये पैरेटो की थ्योरी को जाना, आपने समझा कि किस तरह से समाज में परिवर्तन दिखाई देते हैं। बेसिकली पैरेटो ने गवर्निंग और नॉन गवर्निंग एलीट क्लास के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है उस पर बहुत अच्छे से एम्फसाइज किया है। और पैरेटो की थ्योरी को जब आप JNU और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के आप जब एंट्रेंस देंगे और जहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको आंसरिंग करनी होगी, इवन सिविल के पेपर की भी मैं बात कर रही हूँ, तो पैरेटो के थ्योरी का रेलिवेंस पूछा जाएगा कि क्या आज भी पैरेटो की थ्योरी रेलिवेंस है, आज भी सोसाइटी में इसकी कुछ थ्योरी में रेलिवेंसी है या नहीं है। तो बिल्कुल आपने देखा कि पैरेटो की थ्योरी आज भी सोसाइटी में प्रासंगिकता लिए हुए है, और किस तरह से आप दिन प्रतिदिन, आप इवन अमेरिकन सोसाइटी के अभी हाल में इलेक्शन के रिजल्ट आए आप उसमें देख सकते हैं, पहले के भी इलेक्शन के रिजल्ट आए आप उसमें देख सकते हैं, इवन हमारी कंट्री में, इवन स्टेट्स में आप देखते हैं कि किस तरह से कभी सत्ता जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी के हाथ में और फिर उससे पहले वाले के हाथ में आती जाती रहती है। हम लोगों ने देखा है इस चीज़ को और हम आज भी देख रहे हैं। तो पैरेटो की थ्योरी बहुत ही रेलिवेंट थ्योरी है आज भी सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड में, इसलिए हम इस थ्योरी को पढ़ते और पढ़ाते आए हैं। उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो, क्योंकि मैंने
कोशिश की है कि कंप्लीट तरीके से मैं आपको समझाऊं। रेफरेंस यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और चलिए आज अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी ध्यान रखिए अपना, खूब पढ़िए, खूब अपने नॉलेज को रिच करिए। आप सभी को मेरा प्यार, आशीर्वाद और आप सभी को मेरा प्रणाम। बाय बाय।